हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा सीटेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास चल रही थी उसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला लिखा हुआ है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसा पूरा करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक क्लास है, उसमें एक दृष्टिबाधित छात्र है, उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे ये पूछ रहे हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। देखिए यहाँ पर बात की गई है समावेशित विद्यालय, यानी एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्षमताओं वाले बालक, चाहे वो ठीक है किसी भी दृष्टि से कमज़ोर हो, उसको सभी छात्रों के साथ बैठकर एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर आप उन्हें विशेष टीचर के पास भेजकर तो शिक्षित नहीं करना है आपको, क्योंकि उसे आपकी क्लास में ही सीखे शिक्षित करना है। उन्हें लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरे नंबर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, अतिरिक्त समय भी नहीं देना है आपको। उन्हें सबके साथ मिलाकर पढ़ाना है। तो देखिए इसमें सबसे जो सही आंसर है, उचित आंसर है, इन चारों में कौन सा हो जाएगा। देखिए पहला लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। मतलब जो दृष्टिबाधित छात्र है उसको आप जो और ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, ब्रेल लिपि वाला, ठीक है, जो तरीका होता है, इन सभी साधनों का प्रयोग करके आपको उसे अपनी ही शिक्षा में यानी कक्षा में शिक्षण देना है, उसे दूसरी जगह नहीं भेजना, क्योंकि समावेशित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा एक साथ की जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया। क्या किया उसने, 16 गुणा 25 लिखा, उसके बाद उसको तोड़ दिया उसने इस फॉर्मेट में, और उसके बाद इसको इस तरीके से लिखा और बाद में गुणा करके उसने इसका गुणा 400 ले आया। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। तो देखिए छात्र ने किस नियम का प्रयोग किया ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है साहचर्य सिद्धांत, दूसरा लिखा है पुनरावृत्त योग, तीसरा लिखा है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, चौथा लिखा हुआ है वितरण सिद्धांत। तो देखिए इनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहला, जैसे चौथे शुरू करते हैं, लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उसको ठीक है गुणा करनी है तो उसको बांट के गुणा कर, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 3 जो लिखा हुआ है, और उसके बाहर ठीक है ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 + 5, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी हमारे पास वितरण सिद्धांत इस तरीके का होता है, इसको आपस में दोनों में बांट देना। इसको ओपन करके लिखेंगे कैसे, 3 × 4 + 3 × 5, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, लिखा है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ठीक है, प्रतिलोम करते हैं। प्रतिलोम का मतलब ऐसा लिखा हुआ है 3/4 × 4/3, ये होता है प्रतिलोम, और उसका हल हमेशा क्या आता है 1। इसको बोलते हैं प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। क्या ये ऐसा हो रहा है, नहीं, यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो हमारा सी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ठीक है सी और डी दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा ऑप्शन बी और ए। देखिए लिखा है पुनरावृत्त योग, पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीटेटिव, मतलब 2 बार या 3 बार उसको जोड़ना। जैसे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 7 + 7 + 7 + 7, ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 × 4, ये भी 28 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा 28 आएगा। तो देखिए इसी को बोलते हैं पुनरावृत्त योग। क्या ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं, हमारा ऑप्शन जो है बी, सी और डी कैंसिल आउट होंगे, बचा हमारा ऑप्शन क्या है ए। ए में क्या लिखा है साहचर्य सिद्धांत। साहचर्य सिद्धांत का मतलब होता है जब भी हम किसी संख्याओं को गुणा करते हैं तो उन्हें हम किसी भी क्रम में रखें, उनकी गुणा में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है x × y × z है, तो आप चाहें x × z × y कर लीजिए, आपका आंसर जो है, उत्तर जो है वो वही आएगा। इसी को कहते हैं गुणा का साहचर्य नियम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है दूसरे प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विच, या ठीक है हिंदी में लिखा हुआ है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऐसा करें, न्यूमरल्स और नंबर्स के विषय में के बारे में कथन लिखा हुआ है। ठीक है, एक कथन लिखे हुए, 2 कथन लिखे हुए हैं, क्यों पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला लिखा हुआ है संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं एक संख्या को विभिन्न संख्यकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कह रहे हैं, पहला जो कह रहे हैं संख्यांक जो है एक प्रतीक है प्रदर्शित करने के लिए, दूसरा के संख्या को विभिन्न तरीके के संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए ये 2 हो गए क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं कि पहला करेक्ट है, दूसरा ठीक इनकरेक्ट है, यानी पहला शुद्ध दूसरा अशुद्ध, ठीक है, दूसरा शुद्ध पहला शुद्ध, दोनों शुद्ध और दोनों ही अशुद्ध। तो देखिए ऐसा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है और न्यूमरल्स क्या होते हैं। नंबर जैसे लिखा हुआ है, मान के चलिए ये लिखा हुआ है 13, ये क्या हो गया नंबर। ठीक, इसको हम विभिन्न न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ठीक है ये हो गया नंबर,
इसको हम और भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ठीक, आपका जो रोमन अंक होते हैं उनमें अगर हमें इसको लिखना है, ठीक है, तो हम इसको 10, उसके बाद ये हमारे पास 3, इसको हम 13 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर छोटा बड़ा के फॉर्म में इसको, ठीक है, ABCD के फॉर्म में, ठीक है, इसको लिखना चाहें तो ABCD के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कौन सा 13 नंबर की संख्या है, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कि संख्यांक और संख्या दोनों अलग हैं, ठीक है, और जो संख्या है उसको विभिन्न संख्यांकों में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा सकता है। मतलब हमारा कह रहे हैं संख्यांक एक प्रतीक है, हाँ, जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं संख्या को भिन्न संख्यांकों में प्रतीक, ठीक है, प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी हमारा सही है। मान लीजिए संख्या है 13, उसको हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, चाहे उसको रोमन में लिखना है, अंकों में लिख दें, जैसे गणित के फॉर्म में लिखेंगे 13, और अगर रोमन में इसी चीज़ को लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है। तो संख्या हमारी 13 को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मतलब दोनों हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका मतलब जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B आर करेक्ट, मतलब हमारा ऑप्शन जो है C यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। इसमें से पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, इसमें से कौन सी मैथमेटिकल प्रोसेस यानी गणितीय प्रक्रम नहीं है। पहला लिखा हुआ है A मानस दर्शन, दूसरा लिखा हुआ है मेमोराइजेशन यानी कंठस्थ करना, तीसरा है एस्टिमेशन यानी आकलन, चौथा लिखा हुआ है ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे पूछा गणितीय प्रक्रम नहीं है, मतलब गणित का एक मेन हिस्सा या भाग नहीं है कह सकते हैं, जो हम इसमें प्रोसेस नहीं यूज करते हैं गणित में। देखिए आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप इसमें, ठीक है, मानस दर्शन मतलब होता है देखना, विजुअलाइजेशन, ठीक है, हम इसका प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है, हम देखते हैं तभी तो हम सीखते हैं। दूसरा कह रहे हैं आकलन करना, हम देखकर उसको अंदाजा लगाते हैं कि कैसा है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ठीक है। पक्षांतरण मतलब उसको दूसरे तरीके से भी उसको समझने की कोशिश करते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं उस चीज़ को आगे पीछे, ठीक है, छोटे का बड़ा हो सकता है, बड़े का छोटा हो सकता है, ये भी इसका पार्ट है। लेकिन कह रहे हैं गणित का पार्ट यानी प्रोसेस का पार्ट नहीं हो तो वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे हमारा है कंठस्थ करना, मतलब हम गणित को हम याद करके नहीं चीज़ें सीख सकते हैं, हमको उसको करके सीखने के ऊपर बल दिया जाता है। जो NCF 2005 है उसके हिसाब से भी इसका आंसर जो है, ठीक है, क्या होगा, B, मतलब हमको गणित को कंठस्थ करके मैथमेटिकल प्रोसेस को नहीं सीखना है, करके सीखना है, ठीक, विजुअल करना है, आकलन करना है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन याद करके इस चीज़ को नहीं सीखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, ऐसा कोई लिखा हुआ समस्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, पहला A पे लिखा हुआ है एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एक टोकरी में 15, दूसरे में 17 है, ठीक है, दोनों को मिलाकर पूछ रहे हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ₹1,9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है। अब इसके बारे में जरा कथन देखते हैं, क्या कथन दिए हुए हैं। देखिए पहला लिखा हुआ A योग के समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और B योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरे में दोनों समुच्चयन को प्रदर्शित करते हैं, तीसरे में दोनों संवर्धन को प्रदर्शित करते हैं, तीसरे में, ठीक है, पहले वाले पार्ट में संवर्धन और दूसरे वाले पार्ट में समुच्चयन को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन लिखा, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि समुच्चयन क्या होता है और संवर्धन क्या होता है। देखिए जैसे पहला लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक टोकरी में 15 है, एक ये टोकरी हो गई, एक ये टोकरी हो गई, इसमें हमारे पास 15, ठीक है, सेब रखे हुए हैं, इसमें यहाँ पर 17 सेब रखे हुए हैं। अब देखिए दोनों में अगर हम कहें सब मिलाकर कितने संतरे हैं, यानी अगर हम दोनों को जोड़ के बताएंगे, यानी दोनों टोकरी आपस में मिलानी नहीं है, ठीक है, इसके गिन लेने उसके गिन लेने हैं, ठीक है, दोनों को गिरते हैं तो ये हमारे दो टोकरियों का क्या बन जाता है, समुच्चय। मतलब दो अलग अलग, ठीक है, टाइप की चीज़ें हैं, उनको हमने आपस में रख कर गिन लिया है, ठीक है, या जोड़ लिया है, ये हमारा क्या हो गया, समुच्चयन। क्या हो गया, समुच्चयन, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि मोबाइल जो है इसकी फ़ोन की कीमत 9,950 थी और बजट के बाद 375 बढ़ गई, मतलब इसकी कीमत जो है 9,950 में ही जुड़ के बढ़ेगी, मतलब इसकी कीमत में क्या हो गई, वृद्धि, और वृद्धि जो है उसकी जुड़ के कीमत ही आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी कीमत में वृद्धि हुई, मतलब उसकी कीमत में संवर्धन हुआ। तो जब उसी चीज़ में, यानी ठीक है, उसी चीज़ में चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी पहली जो चीज़ है उसी में चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसको कहते हैं संवर्धन। और जब दोनों अलग अलग है उन्हें एक साथ गिनने की या जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसको बोलते हैं समुच्चयन। जैसे लिखा हुआ है एक टोकरी में 15 थे, उसमें हम 5 और संतरे डाल देते, उसके बाद हम उसको कहते हैं कितने हो गए, तो हमारा ये संवर्धन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों टोकरियाँ अलग अलग हैं, 15 अलग है, 17 अलग है, ठीक है, तब पूछ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये समुच्चयन। यहाँ पर उसी कीमत में उस कीमत को बढ़ा दिया गया, तो ये क्या हो गया, हमारा संवर्धन। मतलब पहले वाले पार्ट में हमें समुच्चयन और दूसरे वाले पार्ट में हमें संवर्धन मिल रहा है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। A योग के समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और B योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन ही मिला है वही करेक्ट होगा। पहले वाले में, सेब वाले में, ठीक है, समुच्चयन है क्योंकि दोनों टोकरियों को अलग अलग रख के आपस में, ठीक है, जोड़ लिया गया है, और B वाले में संवर्धन है क्योंकि उसी कीमत में, ठीक है, और कीमत जो है 375 रुपये बढ़ा दी गई। तो हमारा इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, A। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। क्या लिखा हुआ है,
लिखा है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। यहाँ पर बात हो रही है पियाजे की, ठीक है, पियाजे के माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण में पियाजे ने, ठीक है, जो भी हमें चीज़ें बताई हैं उनमें जो माप का उनका, ठीक है, संरक्षण का नियम है उसमें से पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कथन है। पहला लिखा हुआ है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। चलिए, दूसरा कह रहे हैं भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई, तीसरा लिखा हुआ है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और इसका ऑप्शन नंबर 4 है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसमें से पूछ रहे हैं, ठीक है, के विषय में सही कथन पहचानना है, इन चारों में से कौन सा कथन सही है, तो ये पूछा गया है। अब आपको देखना है इसमें जो उन्होंने नियम दिए हुए थे वो कौन कौन से नियम यहाँ पर फॉलो करते हैं, मतलब जो पियाजे थे उन्होंने जैसा पर्सपेक्टिव दिया था कि उनके हिसाब से कौन सी चीज़ें पहले सीखते हैं और कौन सी चीज़ें बाद में सीखते हैं, उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए पियाजे के अनुसार जो था सीखने का जो क्रम होता है उसमें हमारा जो उत्तर नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्या? भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। मतलब ऐसा है कोई भी बालक जो है भार को पहले समझता है और आयतन को बाद में समझता है। आयतन को समझने में, ठीक है, बच्चे को अधिक समय लगता है, मतलब उसको थोड़ा परिपक्व होना चाहिए, इसलिए, ठीक है, पियाजे ने कहा है कि भार के संरक्षण की समझ जो है वो आयतन के संरक्षण की समझ से पहले ही आ जाती है। मतलब वो भारी और हल्का से पहचानना शुरू कर देता है, जान जाता है, लेकिन आयतन को समझने में उसको समय लगता है। तो इसका हमारा उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्या लिखा हुआ है। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। क्या दिया उसने? लिखा हुआ है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में समूह में व्यवस्थित करना। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जाता है? ऐसा कह रहे हैं, एक बच्चा था कक्षा 4 का, उसको, ठीक है, टाइलें दी गई, कितनी दी गई? 25, और उन्हें कहा गया कि आप इनको आयताकार समूहों में व्यवस्थित करिए। तो वो क्या करता है, अपने तरीके से कैसे भी इनको व्यवस्थित कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर वो चाहे तो 5 रो और 5 कॉलम, जैसे मान लीजिए ऐसे 5 रो और 5 कॉलम, और ठीक है इस तरीके से व्यवस्थित कर सकता है। और वो चाहे तो अपने उसके और भी तरीके हो सकती हैं, उस तरीके से वो उसको व्यवस्थित कर देगा। ठीक है, 15-10 का रख सकता है, जैसा भी चाहे, ठीक है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कैसे व्यवस्थित करता है। ठीक, अब वो पूछ क्या रहे हैं, उनका पूछने का, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया सकता है। मतलब अगर उसको दे दिया गया है टाइलें तो वो किन चीज़ों को सीख सकता है या उससे क्या हमारा आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर प्राप्त होगा। नंबर 1 लिखा हुआ है क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप। नंबर 2 लिखा है क्षेत्रफल परिमाप आयतन। नंबर 3 लिखा हुआ है क्षेत्रफल आयतन लंबाई। और नंबर 4 लिखा हुआ है आयतन क्षेत्रफल लंबाई। तो देखिए क्या इसमें नहीं सीख सकता। देखिए टाइलों की बात हो रही है, टाइलें जब हम रखेंगे तो उसमें लंबाई और चौड़ाई तो है, क्या उसमें मोटाई है? नहीं, तो हम उससे आयतन की समझ को विकसित नहीं कर सकते। तो हमारा जहाँ जहाँ आयतन है वो वाले ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इसमें लिखा हुआ आयतन क्षेत्रफल लंबाई, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा। सी में भी आयतन लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बी में भी आयतन है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, क्षेत्रफल है, मान लीजिए वो, ठीक है, 5-5 के उसमें टाइलों में उसको रखता है 5, ठीक है, रो 5 कॉलम में, तो क्या करता है, क्षेत्रफल निकाल सकता है 5 × 5 लंबाई के हिसाब से। गुणनखंड भी कर सकता है, जैसे 25 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है, तो 25 × 1 भी कर सकता है, या कह सकते हैं 1, ठीक है, लाइन में 25 हो सकता है, ठीक है, या 5-5 के ग्रुप में रख सकता है, इससे गुणनखंड भी निकालेगा, परिमाप भी निकालेगा। वो परिमाप के लिए 25 एक लाइन में रख के इसका अलग परिमाप निकाल सकता है। अगर वो चाहे तो 5 ऐसे और 5 ऐसे रख के इसका परिमाप भी निकाल सकता है, मतलब परिमाप भी निकाल सकता है, गुणनखंड भी निकाल सकता है, क्षेत्रफल भी निकाल सकता है, लेकिन आयतन यहाँ पर वो नहीं निकाल सकता। तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मानिए। चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 9। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित के प्रश्न को हल करने का कौशल है? कह रहे हैं इनमें से कोई, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें अलग अलग, ठीक है, ग्रुप बने हुए हैं, यानी समुच्चय बने हुए हैं, ठीक है, हाँ, तो उनमें से कह रहे हैं गणित के प्रश्न को हल करने का कौन सा कौशल है, कौन सा तरीका जो है वो सही है गणित के प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। तो सबसे पहले तो जो नहीं हो सकता उसको ढूंढना है। रट लेना तो किसी क्वेश्चन को हल करने का, वो भी गणित का नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं, चलिए मान लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ रट लेना उसको हटते हैं। चौथा लिखा हुआ है मेमोराइजेशन, यानी कंठस्थ करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको भी हमें याद करना या कंठस्थ करना ही हो गया। अब बचा है बी और सी में देखते हैं। बी में लिखा हुआ है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ठीक। सी में लिखा हुआ है कंठस्थ करना, यहाँ भी ठीक है लिखा हुआ है मेमोराइजेशन, यानी उसको याद कर लेना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना, चित्रांकन करना। तो हमारा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो इन सब में सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब जो हमारा प्रश्न है नंबर 9, इसका जो हमारा उत्तर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या करेंगे? पहले रीजनिंग, मतलब उसको देखेंगे, समझेंगे क्या करना है, उसके बाद उसको हम, ठीक है, चर के रूप में यानी एक तरीके में समझेंगे, और बाद में उसका, ठीक है, क्या स्वरूप या कैसे इसको करना है, इस तरीके से इसको हल करेंगे।
कहीं भी रट लेना, ठीक है, ये एक निगेटिव पार्ट है। कंठस्थ कर लेना, ये भी एक निगेटिव पार्ट, क्योंकि गणित की बात हो रही है तो इसमें रट लेना, याद करना, ये सब चीज़ें हमारे लिए ठीक है निगेटिव होती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वान हेले। वान हेले की बात हो तो उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। अब ये कह रहे हैं वान हेले को जिसने पढ़ा होगा, ठीक, उसको ये उत्तर मालूम होगा कि वान हेले ने अपना जो भी ठीक है थ्योरी दी है, जो भी अपनी ठीक है विकास वाले सिद्धांत बताए हैं वो किस चीज़ से बताए हैं। तो उसमें ठीक हमारा उत्तर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वान हेले जो है इन्होंने बताया है कि कोई भी बालक या कोई भी छात्र जो है कैसे ज्यामितीय चिंतन, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग उसमें कैसे डेवलप होती है, इसके बारे में उन्होंने थ्योरी दी है। तो ये वान हेले के ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब इसमें क्या उत्तर होगा, ज्यामितीय चिंतन, यानी जो उनकी थ्योरी थी वो ज्यामितीय चिंतन ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पर बेस्ड थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005-2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कह रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार परिषदीय विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम जो है इसमें से कैसा होना चाहिए, ठीक है। चारों ऑप्शन में हमें बेस्ट चूज करना है। सबसे पहले लिखा है फोकस ऑन द, ठीक है, प्रोड्यूशियल नॉलेज यानी कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं। नंबर बी लिखा है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला चाहिए। ये तो सीधा सा ऑप्शन हमारा गलत हो गया कि इसको हम यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से चीज़ों को करना है, तो ये तो हमारा पहले गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ठीक है। नंबर डी जो कह रहे हैं रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरी डेज एक्सपीरियंस, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित है। देखिए हमारा प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो प्राइमरी लेवल पर हमारा यानी प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। अब दैनिक जीवन से जुड़ी होने वाली वस्तुएं कौन सी हमारे पास, यानी ऑप्शन मिला है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित। मतलब गणित जो है ऐसी तरीके से सिखाई जानी चाहिए या उसका शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो छात्र को रोजमर्रा यानी दैनिक जीवन से जोड़ता हो, चाहे वो पैसे के लेन देन से हो, चाहे कोई पैटर्न हो, या उसको ठीक है कोई दुकान से सामान लेना हो, कितना पैसा वापस होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हो, वह उसके दैनिक अनुभव से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, दो दशमलव वाली संख्याओं, जैसे लिखा 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.06, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उसका साधन उचित है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है ये, नहीं तो पूछते थे कि दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ाने का सबसे साधारण या सिंपल या उचित तरीका क्या होगा। तो इसका उत्तर पहले से ही ठीक है, क्या है, ग्राफ पेपर। क्या है इसका उत्तर, ग्राफ पेपर। पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में या 15 में भी आया है और 19 में भी आया है। ठीक है, समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अबेकस की बात की गई है। अबेकस से आप ठीक है जो मल्टीप्लाई है ये दशमलव वाली, इसको नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण नंबर जो होती है उनका जो पूरी 1 2 3 संख्याएं होती हैं उनका ऐड यानी जोड़ या घटाना आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको संख्या चार्ट जैसे है तो यहाँ संख्या चार्ट से भी आप जो दशमलव संख्या इनको नहीं बता सकते। आप संख्या चार्ट में संख्या बता सकते हैं लेकिन दशमलव को क्लियर नहीं कर सकते कि इनकी गुणा जो है 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.06, यानी दो बड़ी संख्याओं की गुणा भी छोटी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? तो आप इसको इन दोनों से नहीं क्लियर कर सकते। हमारा चौथा लिखा है डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक भी ठीक है, हमारे इसके लिए प्रयोग नहीं होते हैं। तो बात करते हैं ग्राफ पेपर से हम कैसे दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसमें हमें गुणा सिखानी है। तो आप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 लाइन ऐसे ले ली और यहाँ पर 1 2 ऐसे ले ली। ठीक है, तो हमारी गुणा के बाद क्या मिला, ये इनका जो ठीक है क्षेत्रफल मिला वही हमारा आंसर है। मतलब हमारे पास पहले ये पूरा एरिया था, ऊपर की 2 रोज थी, नीचे की 3 रोज थी। जब इनकी गुणा की गई तो हमारा उत्तर जो मिला है 0.06, अर्थात जो है बड़ी दो संख्याओं ये और ये इनकी गुणा भी छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि ये जरूरी नहीं है हमेशा दो बड़ी संख्याओं की गुणा छोटी ही आए, बड़ी संख्याओं की गुणा बड़ी आए। कभी कभी वो ठीक है दशमलव में है तो वो संख्या छोटी भी आ सकती है, हमेशा सत्य नहीं होगा। तो हमारा ग्राफ पेपर पर तरीका जो है वो सबसे उचित और अच्छा रहेगा इन संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को पढ़ाने का और ये बताने का कि हमेशा यह तरीका सही नहीं है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उन संख्याओं से ज़्यादा होगा, कम भी हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पे। क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ऐसा कह रहे हैं प्राइमरी लेवल पर हमें ठीक गणित के अधिगम का मूल्यांकन करना है, तो इनमें से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब कौन सा तरीका हमारे लिए सब सूटेबल नहीं है, इन चारों में से वो चूज करना है जो सूटेबल नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ठीक है, जरूर करना चाहिए। दूसरा लिखा है ऐसे कारणों की अभिकल्पना की जाए जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या सकता है। नंबर 3 लिखा हुआ है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 लिखा है ऐसे कार्यों की अभी कल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया सके। देखिए इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा आकलन का तरीका सही नहीं है। देखिए पहला तरीका है जो इसमें भी ठीक है छात्रियों जो छात्र हैं ठीक है बालक हैं उनकी त्रुटियां जानेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल सही तरीका है। ठीक, ये हमारा
हम कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, बिल्कुल सही, ये भी हम कर सकते हैं आकलन करने के लिए। नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग कीजिए। आप देखिए, आप किसी बालक का आकलन कर रहे हैं तो आप जब उसको समूह में कार्य कराएंगे, ठीक है, तो आप उसका पूर्णतः मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समूह में अगर 5 या 6 बालक हैं तो आप उनका एक साथ मूल्यांकन कर पाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल एक छात्र का मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो तरीका है, ऑप्शन नंबर सी, ये ही जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो हमारा जो उत्तर है, यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। जो पूछ रहे थे कि ऐसे कार्य या ऐसे आकलन नहीं करने हैं, ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहे, नहीं पूछ रहे हैं इस केस में, तो हमारा उत्तर जो है, जैसे ये प्रभावशाली योजना नहीं है, तो इस केस में हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, तो हमारा जो सीटेट का पेपर की पेडोलॉजी मैथ की चल रही थी, ठीक, उसमें हमारा ये पार्ट नंबर 3 था। तो प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चैनल पर मिलते रहेंगे।